दोस्तों, उस दिन विजयनगर के उस बड़े से इंटरव्यू हॉल में जब वो लड़की अंदर दाखिल हुई तो एक पल के लिए पूरा हॉल खामोश हो गया और अगले ही पल हंसी के फव्वारे फूट पड़े। उसके सलवार सूट पर जगह जगह पैबंद लगे थे। दुपट्टे का रंग धूप में जलकर फीका पड़ चुका था और पैरों में वो चप्पल थी जिसे पिन लगाकर किसी तरह जोड़ा गया था। किसी ने कहा, अरे ये यहाँ क्या करने आई हैं? भीख मांगने का दफ्तर बगल वाली गली में है। कोई बोला, देखो देखो, कलेक्टर साहिबा पधारी हैं। और पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। लेकिन दोस्तों, उसी हॉल के एक कोने में बैठा एक नौजवान था जो हंस नहीं रहा था। वो उस लड़की की आंखों में कुछ ऐसा देख रहा था जो उस पूरे हॉल में किसी और की आंखों में नहीं था। एक ऐसी आग जो फटे कपड़ों से नहीं, टूटे हुए हालातों से निकल कर आई थी। और फिर कुछ ही महीनों बाद जब उसी जिले की सड़कों पर लाल नीली बत्ती वाली गाड़ी रुकी और उसमें से वही लड़की उतरी, तो वही लोग जो उस दिन ठहाके लगा रहे थे, हाथ जोड़े, नज़रें झुकाए खड़े थे। आखिर उस फटे कपड़ों वाली लड़की ने ऐसा क्या कर दिखाया और उस अजनबी नौजवान का इस कहानी में क्या किरदार था जिसने आगे चलकर उसकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी लिख दी? ये जानने के लिए दोस्तों, इस कहानी को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसका अंत आपकी आंखें नम कर देगा और दिल को एक नई ताकत दे जाएगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप ये कहानी किस शहर से सुन रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका एक एक कमेंट हम पढ़ते हैं और आपके शहर का नाम देखकर हमें बहुत खुशी होती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। सुबह के 5 बजे थे। गांव रामपुरा अभी नींद से पूरी तरह जागा भी नहीं था। खेतों के ऊपर हल्की हल्की धुंध बिछी थी और कहीं दूर किसी मंदिर से घंटी की आवाज़ आ रही थी। गांव के सबसे आखिरी छोर पर, जहां पक्की सड़क ख़त्म होकर कच्ची पगडंडियाँ शुरू होती थी, वहां मिट्टी की दीवारों और टीन की छत वाला एक छोटा सा घर था। उस घर के आंगन में एक लालटेन अब भी जल रही थी, क्योंकि उस घर की बेटी सुरभि पूरी रात सोई ही नहीं थी। 23 साल की सुरभि, दुबला शरीर, सांवला रंग, लेकिन आंखें ऐसी कि जो एक बार देख ले ठहर जाए। उन आंखों में नींद की कमी से लाली थी, लेकिन उससे भी गहरी एक चमक थी। उसके सामने चटाई पर किताबें फैली थी, पुरानी घिसी हुई, जगह जगह से चिपकाई हुई किताबें। किसी किताब का कवर गायब था तो किसी के पन्ने धागे से सिले हुए थे। और उन्हीं किताबों के बीच रखा था एक लिफाफा जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी का इंटरव्यू कॉल लेटर। सुरभि ने कांपते हाथों से उस लिफाफे को उठाया और सीने से लगा लिया। उसकी आंखें भर आई और वो धीरे से बुदबुदाई, बाबूजी, देख रहे हो ना, आपकी बिटियां दिल्ली वाली परीक्षा के आखिरी दरवाजे तक पहुंच गई हैं। दोस्तों, सुरभि के पिता रघुनाथ गांव के दर्जी थे। छोटी सी दुकान थी उनकी, एक पुरानी सिलाई मशीन, कुछ रंग बिरंगे धागे और दीवार पर टंगा एक फीता। जिंदगी भर उन्होंने दूसरों के कपड़े सिले, शादी के जोड़े, बच्चों की स्कूल ड्रेस, त्योहारों के नए कपड़े। लोग नए कपड़े पहनकर खुश होते और रघुनाथ दूर से देखकर मुस्कुरा देते। लेकिन किस्मत का मजाक देखिए दोस्तों, जो आदमी पूरे गांव के कपड़े सिलता था, उसकी अपनी बेटी के कपड़ों पर हमेशा पैबंद लगे रहते, क्योंकि जो भी कमाई होती रघुनाथ उसका एक एक पैसा सुरभि की पढ़ाई में लगा देते। वो अक्सर कहते, बिटिया, कपड़ा तो शरीर ढकता है, लेकिन पढ़ाई किस्मत ढकती है। कपड़े मैं जितने चाहूँ सिल सकता हूँ, लेकिन तेरी तकदीर सिर्फ तू सिल सकती है, किताबों की सुई और मेहनत के धागे से। लेकिन दोस्तों, 4 साल पहले एक बरसात की रात खांसते खांसते रघुनाथ की तबीयत ऐसी बिगड़ी कि शहर के अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। मरते वक्त उनके हाथ में सुरभि का 10वीं का रिजल्ट था, जिसमें वो पूरे ब्लॉक में पहले नंबर पर आई थी।
जाते जाते बस इतना कह गए, शांति, बिटिया को पढ़ाना बंद मत करना, चाहे घर का चूल्हा एक वक्त जले। और उस दिन के बाद से सुरभि की माँ शांति देवी ने अपने पति की उस आखिरी बात को भगवान का आदेश मान लिया। वो लोगों के घरों में बर्तन मांजती, कपड़े धोती, खेतों में मजदूरी करती और शाम को जब हथेलियों में छाले पड़ जाते तो उन्हीं हथेलियों से बेटी के सिर पर हाथ फेर कर कहती, पढ़ ले बेटी, माँ अभी थकी नहीं है। घर के कोने में आज भी रघुनाथ की वो पुरानी सिलाई मशीन रखी थी, काले रंग की, जगह जगह से रंग उड़ा हुआ। शांति देवी रोज उसे कपड़े से पोंछती जैसे कोई मूर्ति पोंछता है। वो मशीन उस घर में सिर्फ लोहे का सामान नहीं थी दोस्तों, वो उस घर के मुखिया की आखिरी निशानी थी, उसकी मौजूदगी थी। उस सुबह जब शांति देवी ने आंगन में जलती लालटेन देखी तो समझ गई कि बेटी फिर रात भर जागी है। वो पास आई और बोली, सुरभि, रात भर फिर नहीं सोई ना? अरे पगली, इंटरव्यू में दिमाग चाहिए होता है और दिमाग नींद से चलता है। सुरभि मुस्कुराई, माँ, नींद तो उस दिन आएगी जिस दिन तुम्हें बर्तन मांजने से छुट्टी दिला दूंगी। उस दिन मैं भी सोऊंगी और तुम भी सोओगी दोपहर तक। शांति देवी हंस पड़ी, लेकिन उनकी आंखों के कोर भीग गए। वो चुपचाप अंदर गई और अपनी पुरानी संदूकची खोली। उसमें से एक कपड़े की पोटली निकाली, वही पोटली जिसमें उन्होंने पिछले 2 सालों से एक एक 2-2 रुपए जोड़े थे, कभी दूध में पानी मिलाकर, कभी अपनी दवाई छोड़कर, कभी त्योहारों पर खुद के लिए कुछ ना खरीद कर। उन्होंने पोटली खोली, मुड़े तुड़े नोट, कुछ सिक्के, कुल मिलाकर 840 रुपये। ले बेटी, शहर जाने का किराया, खाने का खर्चा सब इसी में करना पड़ेगा, थोड़ा और होता तो। सुरभि ने माँ के हाथ पकड़ लिए, माँ, ये तुम्हारी दवाई के पैसे हैं ना? तुम्हारी खांसी 2 महीने से ठीक नहीं हो रही और तुम, नहीं माँ, मैं नहीं लूँगी। शांति देवी ने ज़बरदस्ती पैसे बेटी की हथेली में रखकर मुट्ठी बंद कर दी। खांसी है, कोई पहाड़ नहीं, अदरक तुलसी का काढ़ा पी लूँगी। और सुन, माँ की दवाई गोलियों में नहीं होती बेटी, माँ की दवाई तो उस दिन मिलेगी जिस दिन तू अफसर बनकर लौटेगी। उस दिन मेरी सारी बीमारियाँ खुद डर कर भाग जाएंगी। दोस्तों, गरीबी इंसान को झूठ बोलना नहीं सिखाती, गरीबी इंसान को अपना दर्द छुपाना सिखाती है। सुरभि जानती थी कि माँ की खांसी अब सिर्फ खांसी नहीं रही। रात को माँ की सांसें सीटी जैसी बजती थी, लेकिन उस वक्त उसके पास आंसू पीने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अब सबसे बड़ा सवाल था, इंटरव्यू में पहनेगी क्या? सुरभि ने अपना एकमात्र ढंग का सलवार सूट निकाला, हल्के आसमानी रंग का, जो उसने 3 साल पहले कॉलेज के आखिरी दिन पहना था। सूट कंधे से घिस चुका था, दामन पर 2 जगह छेद थे और दुपट्टा किनारों से फट रहा था। और फिर दोस्तों, उस रात रामपुरा गांव के उस छोटे से घर में एक ऐसा नज़ारा था जिसे देखकर शायद भगवान भी रो पड़े हों। सुरभि अपने पिता की उसी पुरानी सिलाई मशीन के सामने बैठी। मशीन 4 साल से बंद पड़ी थी। उसने उसे पोंछा, तेल डाला और धीरे से पैडल चलाया। मशीन चल पड़ी, खट 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 खट। शांति देवी दरवाजे पर खड़ी देखती रही। उन्हें लगा जैसे रघुनाथ लौट आए हों। सुरभि अपने सूट के छेदों पर पैबंद लगा रही थी, लेकिन ऐसे करीने से, इतनी सफाई से, जैसे उसके पिता के हाथ उसके हाथों में उतर आए हों। पैबंद लगाते लगाते उसकी आंखों से आंसू टपक कर कपड़े पर गिर रहे थे और वो बुदबुदा रही थी, बाबूजी, जिंदगी भर आपने दूसरों के लिए नए कपड़े सिले, आज आपकी बेटी अपने फटे कपड़े सिल रही है। लेकिन वादा करती हूँ बाबूजी, एक दिन इन्हीं हाथों से मैं हजारों गरीबों की फटी हुई किस्मत सिलूँगी। खट खट खट। वो मशीन उस रात सिर्फ कपड़ा नहीं सिल रही थी दोस्तों, वो एक बाप के अधूरे सपने को उसकी बेटी के इरादों से जोड़ रही थी। अगली सुबह सुरभि तैयार हुई, वही पैबंद लगा आसमानी सूट, बालों में सादी सी चोटी, कंधे पर पिता का पुराना झोला जिसमें उसके सर्टिफिकेट की फाइलें थीं, और पैरों में वो चप्पल जो कई बार मोची से ठीक कराई जा चुकी थी। माँ ने दही शक्कर खिलाई, माथे पर हल्का सा काला टीका लगाया
और उसे गले से लगा लिया। जा बेटी और सुन, वहाँ बड़े बड़े लोग होंगे, अंग्रेजी बोलने वाले, गाड़ियों वाले, उनसे डरना मत। याद रखना, सवाल तुझसे पूछे जाएंगे, तेरे कपड़ों से नहीं। गांव की गली से निकलते ही तानों की बारिश शुरू हो गई। कुएं पर पानी भरती रुक्मणी चाची ने आवाज़ लगाई, अरे कहाँ चली सुरभि रानी, इतनी फाइलें लेकर। सुरभि ने धीरे से कहा, चाची दिल्ली वाली परीक्षा का इंटरव्यू है, विजयनगर जा रही हूँ। बस फिर क्या था दोस्तों, रुक्मणी चाची ने ऐसा ठहाका लगाया कि आसपास की 4 औरतें और जुड़ गई। अरे सुनो सुनो, धोबन का काम करने वाली शांति की बिटिया कलेक्टर बनेगी। अरे पहले अपने कपड़े तो देख छोरी, कलेक्ट्री ऐसे पैबंदों में नहीं मिलती। एक और औरत बोली, इससे अच्छा तो किसी अच्छे घर में ब्याह दे इसे शांति, पढ़ा पढ़ा कर सिर पर चढ़ा रखा है। सुरभि रुकी नहीं, बस चलती रही। लेकिन दोस्तों, ताने कान से नहीं, सीधे कलेजे पर लगते हैं। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, बाबूजी आज ये हंस रहे हैं, कोई बात नहीं, हंसने दो। एक दिन इन्हीं की तालियां मेरा इंतज़ार करेंगी। पैसे बचाने के लिए वो बस स्टैंड तक 6 किलोमीटर पैदल गई। बस में पैर रखने की जगह नहीं थी। पूरे 6 घंटे वो खड़ी रही, एक हाथ से डंडा पकड़े, दूसरे हाथ से सीने से फाइल चिपकाए। शहर के कुछ लड़के उसके कपड़े देखकर आपस में फुसफुसाकर हंस रहे थे। लगता है गांव से सीधा मेला देखने आई है। सुरभि ने खिड़की के बाहर भागते खेतों को देखना शुरू कर दिया। अपमान सहते सहते इंसान के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा पैदा हो जाता है दोस्तों। सुरभि उसी सन्नाटे की आदी हो चुकी थी। विजयनगर पहुंचकर जैसे ही वो बस से उतरी, ऊंची ऊंची इमारतें, चमचमाती गाड़ियां, भागते दौड़ते लोग, एक पल को उसे लगा जैसे वो किसी दूसरे ही ग्रह पर आ गई हो। और तभी सड़क पार करते वक्त चट की आवाज़ आई, उसकी चप्पल का अंगूठा टूटकर अलग हो गया। हे भगवान, आज ही अभी ही वो सड़क के किनारे बैठ गई और झोले से सेफ्टी पिन निकालकर चप्पल जोड़ने की कोशिश करने लगी। लोग आते जाते रहे, किसी ने घूर कर देखा, किसी ने मुंह बनाया, कोई हंसकर आगे बढ़ गया। पिन बार बार निकल जाती, घड़ी की सुइयां भाग रही थी और सुरभि की आंखों में पहली बार घबराहट उतर आई। तभी एक आवाज़ आई, रुकिए, ऐसे नहीं जुड़ेगी। सुरभि ने चौंक कर ऊपर देखा। सामने 25-26 साल का एक नौजवान खड़ा था। सादी सफ़ेद शर्ट, हाथ में किताबों का बंडल, आंखों पर हल्का चश्मा और चेहरे पर एक ऐसी सादगी जो आजकल शहरों में मिलती नहीं। वो नीचे बैठा, अपनी जेब से मोटा वाला रबड़ बैंड और एक मजबूत पिन निकाली और मिनट भर में चप्पल इस तरह जोड़ दी जैसे कोई कारीगर हो। लीजिए, अब ये शाम तक साथ निभा देगी। सुरभि हड़बड़ाकर बोली, धन्यवाद, दरअसल मुझे बहुत ज़रूरी जगह पहुंचना है। नौजवान मुस्कुराया, यूपीएससी इंटरव्यू भवन इसी सड़क पर आगे है। आपके हाथ की फाइलें और आपकी आंखों की बेचैनी दोनों बता रही हैं। सुरभि हैरान रह गई, आपको कैसे पता? मेरा नाम अभय है। यहीं आगे मेरी छोटी सी किताबों की दुकान है। पुरानी किताबें बेचता हूँ, ज़्यादातर उन बच्चों को जो नई नहीं खरीद सकते। इस मौसम में इस सड़क पर फाइलें पकड़े जो भी कांपता हुआ जाता है वो या तो इंटरव्यू देने जाता है या रिजल्ट लेने। फिर उसने एक पल रुककर कहा, और आप घबराइए मत, जो लोग टूटी चप्पल पिन से जोड़कर भी चलना नहीं छोड़ते, कुर्सियाँ उन्हीं का इंतज़ार करती हैं। दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी में कोई अजनबी 2 मिनट में वो बात कह जाता है जो अपने सालों में नहीं कह पाते। सुरभि ने पहली बार उस दिन महसूस किया कि इस बेरहम शहर में भी कोई है जिसने उसके पैबंद नहीं, उसकी आंखें पड़ी हैं। इंटरव्यू भवन का गेट किसी किले जैसा था। बाहर महंगी गाड़ियों की कतार लगी थी। अंदर वेटिंग हॉल में सूट बूट पहने उम्मीदवार बैठे थे। कोई फराटेदार अंग्रेजी में मॉक प्रैक्टिस कर रहा था, कोई अपने विदेशी कॉलेज के किस्से सुना रहा था। परफ्यूम की खुशबू से पूरा हॉल भरा था और उसी हॉल में दाखिल हुई सुरभि। पैबंद वाला आसमानी सूट, पिन से जुड़ी चप्पल, कंधे पर पिता का पुराना झोला। एक पल को सारी आवाज़ें थम गई और फिर वही हुआ जो हमेशा होता आया था।
पीछे से किसी लड़की की दबी हंसी सुनाई दी। एक लड़के ने अपने दोस्त को कोहनी मारी, भाई देख, लगता है कोई रास्ता भटक कर आ गई है। दूसरे ने जरा जोर से कहा, मैडम, सफाई वाले स्टाफ की एंट्री पीछे से है। और पूरा हॉल हंस पड़ा। एक लड़की ने नाक सिकोड़कर अपना बैग खिसका लिया, जैसे सुरभि के पास बैठने से उसके कपड़े मैले हो जाएंगे। किसी ने ताली बजाते हुए कहा, बेस्ट ऑफ लक कलेक्टर मैडम। और ठहाकों की एक और लहर उठी। सुरभि के पैर कांपे, आंखों में आंसुओं का सैलाब दरवाजे तक आ गया। एक पल को मन किया कि उल्टे पांव भाग जाए, लेकिन तभी उसे माँ की हथेलियों के छाले याद आए, बाबूजी की सिलाई मशीन की खटखट याद आई और सुबह उस अजनबी अभय की बात याद आई जो टूटी चप्पल जोड़कर भी चलना नहीं छोड़ते। कुर्सियाँ उन्हीं का इंतज़ार करती हैं। उसने आंसुओं को पलकों के अंदर ही रोक लिया, सिर उठाया और हॉल के कोने की एक खाली कुर्सी पर जाकर शांति से बैठ गई। उसने झोले से बाबूजी की छोटी सी तस्वीर निकाली, उसे हथेली में छुपाकर माथे से लगाया और बुदबुदाई, बाबूजी, ये लोग मेरे कपड़ों पर हंस रहे हैं। कोई बात नहीं, आपने ही तो सिखाया था, कपड़ा शरीर ढकता है और पढ़ाई किस्मत। आज देखते हैं किसकी किस्मत ढकी है और किसकी खुली। और दोस्तों, उसी हॉल में एक शख्स और मौजूद था। जी हाँ, अभय। दरअसल अभय हर इंटरव्यू सीजन में भवन के बाहर पुरानी किताबों और नोट्स का स्टॉल लगाता था और उस दिन एक अधिकारी की किताबें पहुंचाने अंदर तक आया था। उसने कोने में बैठी सुरभि को देखा, जो अपमान के समंदर के बीचों बीच आंखें बंद किए बिल्कुल शांत बैठी थी। और जब पूरा हॉल हंसा था, तब अभय ने आगे बढ़कर ऊंची आवाज़ में सिर्फ इतना कहा था, हंस लीजिए साहब, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इतिहास में तारीखें उनकी लिखी जाती हैं जिनके इरादे इस्त्री किए हुए होते हैं, कपड़े नहीं। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सुरभि ने चौंक कर देखा, वही सुबह वाला नौजवान। अभय ने उसकी तरफ देखकर हल्का सा सिर झुकाया, जैसे कह रहा हो, आप बस अपना काम कीजिए, और बाहर निकल गया। सुरभि की आंखें भर आई, लेकिन इस बार अपमान से नहीं, किसी अनजाने सहारे के एहसास से। रोल नंबर 0247 सुरभि नाम पुकारा गया तो सुरभि की धड़कनें जैसे गले तक आ गई। उसने दरवाजे के बाहर एक गहरी सांस ली, बाबूजी की तस्वीर को छुआ, चलिए बाबूजी, अंदर साथ चलिए, और दरवाज़ा खटखटाया। कम इन। अंदर लंबी सी मेज के पीछे 5 अधिकारी बैठे थे। बीच में बैठे चेयरमैन साहब की नज़र सबसे पहले उसके पैबंद वाले सूट पर गई और वहीं ठहर गई। बगल में बैठी वरिष्ठ महिला अधिकारी मिसेज वर्मा ने चश्मे के ऊपर से देखा। एक पल का सन्नाटा, फिर आवाज़ आई, बैठिए। सुरभि बैठी। उसने हाथ जोड़कर नमस्ते किया, कांपते हुए नहीं, झुके हुए नहीं, सधे हुए हाथों से। पहला सवाल चेयरमैन साहब ने पूछा, आपकी पढ़ाई? सर, गांव के सरकारी स्कूल से 12वीं, फिर जिला कॉलेज से ग्रेजुएशन। कोचिंग कहाँ से की, दिल्ली या ऑनलाइन? सर, कोई कोचिंग नहीं की, किताबें पुरानी खरीदी, अखबार पंचायत भवन में पढ़ा और रेडियो से करंट अफेयर्स सुने। एक अधिकारी की भौहें ऊपर उठ गई। बिना कोचिंग के 3 स्टेज पार करके यहाँ तक, इंटरेस्टिंग। और फिर उन्होंने टेढ़ा सवाल फेंका, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप देश के सबसे प्रतिष्ठित इंटरव्यू में इस हालत में आई हैं, क्या आपको नहीं लगता कि ये इस कुर्सी का अपमान है? पूरे कमरे में सन्नाटा। ये सवाल नहीं था दोस्तों, ये चाकू था। मिसेज वर्मा ने भी नज़रें उठाकर देखा कि लड़की टूटती है, ये संभलती है। सुरभि ने एक पल आंखें बंद की और फिर सीधे उस अधिकारी की आंखों में देखकर बोली, सर, मेरे पिता दर्जी थे। जिंदगी भर उन्होंने पूरे गांव के नए कपड़े सिले, लेकिन अपनी बेटी को कभी नया कपड़ा नहीं दिला पाए, क्योंकि उनकी कमाई का हर रुपया मेरी किताबों में चला गया। ये जो पैबंद आप देख रहे हैं ना सर, ये गरीबी के निशान नहीं हैं, ये मेरे पिता की तपस्या के मेडल हैं, जो मैंने कल रात उन्हीं की सिलाई मशीन से खुद टाँके हैं। और रही बात इस कुर्सी के अपमान की, तो सर, इस कुर्सी का अपमान फटे कपड़ों से नहीं होता, इस कुर्सी का अपमान फटी हुई नीयत से होता है।
मेरे कपड़े ज़रूर फटे हैं, लेकिन मेरी नीयत पर आज तक एक भी पाबंद नहीं लगा। दोस्तों, कमरे में ऐसी खामोशी छा गई कि दीवार घड़ी के टिक टिक तोप के गोले जैसी सुनाई देने लगी। सवाल पूछने वाले अधिकारी की कलम हाथ में ही रुक गई। मिसेज वर्मा की आंखों में एक चमक उतर आई। फिर सवालों का सिलसिला चला। प्रशासन पर, गरीबी पर, शिक्षा पर। सुरभि से पूछा गया, अगर आपको किसी पिछड़े ज़िले की कमान मिले तो पहला काम क्या करेंगी? सर, स्कूल और अस्पताल, क्योंकि गरीब आदमी दो ही जगह सबसे ज़्यादा लुटता है, जहाँ उसका बच्चा पढ़ता है और जहाँ उसकी माँ इलाज कराती हैं। ये दोनों दरवाजे सुधर जाएं तो गरीबी की आधी कमर वहीं टूट जाती है। मिसेज वर्मा ने पूछा, आपकी सबसे बड़ी ताकत? मेरी माँ की हथेलियों के छाले मैम। जब भी हारने का मन करता है वो छाले आंखों के सामने आ जाते हैं। और सबसे बड़ी कमजोरी? सुरभि की आवाज़ पहली बार भीगी। यही माँ मैम, उनकी खांसी। जिस रात माँ ज़्यादा खांसती है उस रात किताब का एक अक्षर नहीं पढ़ा जाता। आखिरी सवाल चेयरमैन साहब ने पूछा, और अगर इस बार आपका चयन नहीं हुआ तो? सुरभि ने एक गहरी सांस ली और पूरे ठहराव के साथ जवाब दिया, तो अगले साल फिर इसी कमरे में इसी कुर्सी पर बैठी मिलूंगी सर। शायद तब कपड़ों पर पाबंद एक दो ज़्यादा हो, क्योंकि हार मानना उन लोगों की सुविधा है सर जिनके पास दूसरा रास्ता होता है। मेरे पास ये एक ही रास्ता है और मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। पांचों अधिकारी कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे। फिर चेयरमैन साहब ने धीरे से कहा, थैंक यू सुरभि, आप जा सकती हैं। सुरभि बाहर निकली तो हॉल में बैठे वही लोग फुसफुसाए, इतनी जल्दी बाहर हो गया पत्ता साफ। लेकिन उन्हें नहीं पता था दोस्तों कि अंदर उस कमरे में उस वक्त सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था। मिसेज वर्मा फाइल पर झुकी और धीरे से बोली, बरसों बाद इस कमरे में कोई ऐसा आया है जिसके पास डिग्रियों से ज़्यादा ज़मीर है। इस देश के सिस्टम को सूट नहीं, ऐसी ही नीयत चाहिए। बाहर शाम ढल रही थी। सुरभि की जेब में गिनती के पैसे थे और पेट सुबह से खाली था। वो धीरे धीरे बस स्टैंड की तरफ बढ़ी ही थी कि पीछे से जानी पहचानी आवाज़ आई। तो कुर्सी ने इंतज़ार किया या नहीं, सुरभि पलटी। अभय खड़ा था, हाथ में 2 कुल्हड़ चाय और अखबार में लिपटे 2 समोसे। मुझे पता था आप इसी रास्ते से लौटेंगी और मुझे ये भी पता था कि आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। इंटरव्यू वाले उम्मीदवारों का पेट और चेहरा दोनों एक जैसे उतरे होते हैं। सुरभि झिझकी, नहीं नहीं, मैंने खा लिया था। अभय हंसा, झूठ आप बोल तो लेती हैं लेकिन निभा नहीं पाती, आंखें सब बता देती हैं। लीजिए, और ये एहसान नहीं है, ये उस दिन के लिए एडवांस है जिस दिन आप अफसर बनेंगी और मैं सबको बताऊंगा कि मैडम ने पहली जीत की चाय मेरी टपरी की पी थी। दोस्तों, उस टूटी हुई बेंच पर ढलते सूरज की रोशनी में 2 कुल्हड़ चाय के बीच जो बातचीत हुई वो किसी महल की दावत से बड़ी थी। सुरभि ने बताया कि इंटरव्यू में क्या पूछा गया। अभय सुनता रहा और जब सुरभि ने पाबंद वाला जवाब सुनाया तो अभय की आंखें भर आई। वो बोला, जानती हैं, मेरे पिताजी मास्टर थे, गांव-गांव जाकर गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाते थे। लोग उन्हें पागल कहते थे। मरते वक्त बोले, अभय, किताबें उन तक पहुंचाना जिनके पास पैसे नहीं, सपने हैं। बस तब से पुरानी किताबों की ये दुकान चला रहा हूँ। कमाई कम है, लेकिन जब कोई आपके जैसा इंसान इन्हीं किताबों से पढ़कर उस दरवाजे तक पहुँचता है ना, तो लगता है पिताजी मुस्कुरा रहे हैं। सुरभि उसे देखती रह गई। पहली बार उसे कोई ऐसा मिला था जिसकी ज़िंदगी की सिलाई भी उसी धागे से हुई थी, त्याग के धागे से। तभी पता चला कि रामपुरा की आखिरी बस निकल चुकी है। सुरभि के चेहरे का रंग उड़ गया। अभय ने तुरंत कहा, घबराइए मत, यहीं पास में मेरी बुआ जी रहती हैं, अकेली हैं, धर्मशाला के पास। आज रात आप वहीं रुकिए, सुबह पहली बस से निकल जाइएगा। और उस रात बुआ जी के घर खाना खाते वक्त बुआ जी ने सुरभि को गौर से देखा और अभय से धीरे से कहा, लड़की के कपड़ों पर पाबंद हैं लेकिन संस्कारों पर जरी का काम है रे अभय। ऐसी लड़कियां किस्मत वालों को मिलती हैं। अभय ने नजरें झुका ली लेकिन उसके कान लाल हो गए
और खिड़की के पास बैठी सुरभि ने सब सुन लिया था। उस रात पहली बार सालों बाद वो सोते वक्त मुस्कुरा रही थी। सुबह विदा होते वक्त अभय ने उसे एक किताब दी। ये रखिए, पन्ना 121 पर मेरी दुकान का पता लिखा है। रिजल्ट जो भी आए चिट्ठी ज़रूर लिखिएगा। जीत की खबर हो तो मिठाई मेरी तरफ से, और अगर हार की हो तो अगली तैयारी की सारी किताबें भी मेरी तरफ से। दोस्तों, इसे कहते हैं मोहब्बत, जो जीत में शामिल होने से पहले हार में साथ खड़े होने का वादा करती है। गांव लौटकर सुरभि की जिंदगी फिर उसी पुरानी पटरी पर आ गई। सुबह घर का काम, दोपहर में गांव के बच्चों को ट्यूशन, और शाम को माँ के पैर दबाना। रुक्मणी चाची के ताने अब भी जारी थे। आ गई कलेक्टरनी, अरे रिजल्ट आया कि नहीं, या वहाँ भी पैबंद देखकर भगा दिया। लेकिन अब सुरभि इन बातों पर सिर्फ मुस्कुरा देती थी, क्योंकि अब उसकी जेब में एक किताब थी जिसके पन्ना 121 पर एक पता लिखा था, और उस पते पर हर हफ्ते एक चिट्ठी जाती थी। अभय की चिट्ठियाँ भी आती, कभी किसी किताब के साथ, कभी अखबार की कतरनों के साथ, जिनमें इंटरव्यू के बाद काम आने वाली जानकारियाँ होती। एक चिट्ठी में उसने लिखा था, सुरभि जी, आपने पूछा था कि मैं आप पर इतना यकीन क्यों करता हूँ। जवाब आसान है। मैंने ज़िंदगी में हजारों लोगों को किताबें बेची हैं, लेकिन किताबों को इज्जत से छूने वाले बहुत कम देखे हैं। आप किताब को ऐसे उठाती हैं जैसे कोई माँ बच्चे को उठाती है। जो इंसान ज्ञान की इतनी इज्जत करता हो, वक्त एक दिन उसकी इज्जत ज़रूर करता है। शांति देवी बेटी के चेहरे की ये नई चमक देखती और मुस्कुरा देती। एक दिन उन्होंने छेड़ा भी, ये विजयनगर से चिट्ठियाँ किताबें भेजती हैं या कुछ और भी। सुरभि शर्म से लाल हो गई। माँ, वो बस किताबों वाले भैया। शांति देवी हंस पड़ी। अच्छा भैया? बेटी, माँ हूँ तेरी। चिट्ठी पढ़ते वक्त जिसके कान लाल हो जाए वो भैया नहीं होता। लेकिन दोस्तों, खुशी और गम एक ही छत के नीचे रहते हैं। उसी दौर में एक रात सुरभि की नींद माँ की खांसी से टूटी। वो दौड़ कर गई तो देखा माँ के हाथ में पकड़े कपड़े पर खून के छींटे थे। माँ, ये खून। शांति देवी ने हड़बड़ाकर कपड़ा छुपा लिया। अरे कुछ नहीं, वो पान खाया था शाम को। माँ, तुम पान नहीं खाती, कब से हो रहा है ये? बोलो माँ। माँ की चुप्पी ने सब कह दिया। अगली सुबह सुरभि माँ को लेकर सरकारी अस्पताल पहुँची। लंबी लाइनें, टूटी बेंचें, एक डॉक्टर पर 100 मरीज। घंटों बाद नंबर आया। डॉक्टर ने जांच की, एक्सरे देखा और चेहरा गंभीर हो गया। फेफड़ों में इन्फेक्शन काफ़ी फैल चुका है। इलाज लंबा चलेगा और कुछ दवाइयाँ बाहर से लेनी होंगी। लापरवाही की तो बात बिगड़ जाएगी। बाहर आकर सुरभि ने पर्चा देखा। दवाइयों की कीमत उसकी महीने भर की ट्यूशन की कमाई से 3 गुनी थी। उस रात उसकी नज़र कोने में रखी बाबूजी की सिलाई मशीन पर पड़ी और एक कंपकपा देने वाला ख्याल आया, इसे बेच दूं, कबाड़ी अच्छे पैसे दे देगा। वो मशीन के पास गई, उस पर हाथ फेरा और फूट फूट कर रो पड़ी। नहीं बाबूजी, तुम्हें नहीं बेचूंगी, कुछ भी बेच दूंगी, खुद दिन रात एक कर दूंगी, पर तुम्हें नहीं। और फिर दोस्तों, सुरभि ने वो किया जो उसके खून में था। उसने उसी मशीन को चालू कर लिया। दिन में ट्यूशन और रात को गांव भर के कपड़ों की सिलाई मरम्मत। दर्जी की बेटी हूँ, उसने ऐलान कर दिया। फटा कपड़ा लाइए, नया करके दूंगी। धीरे धीरे रात की खटखट से माँ की दवाई चलने लगी। जिस मशीन ने कभी बाप के हाथों बेटी की किताबें खरीदी थी, आज वही मशीन बेटी के हाथों माँ की सांसें खरीद रही थी। और जब ये खबर चिट्ठी से अभय तक पहुँची तो अगले हफ्ते विजयनगर से एक पार्सल आया। दवाइयों का पूरा डिब्बा और साथ में एक पर्ची। उधार है, ब्याज समेत तब वसूलूंगा जब आप अफसर बन जाएंगी। अभय। सुरभि उस पर्ची को सीने से लगाकर देर तक रोती रही। फिर आया वो दिन। जेठ की तपती दोपहर थी, जब गांव की गली में साइकिल की घंटी बजी। सुरभि, ओ सुरभि बिटिया, दिल्ली से चिट्ठी आई है, सरकारी मोहर लगी है। डाकी की आवाज़ सुनकर सुरभि का कलेजा हलक में आ गया। हाथ की सुई वहीं छूट गई। शांति देवी चौखट पकड़कर खड़ी हो गई
और देखते ही देखते आधा गांव उनके दरवाजे पर जमा हो गया। कुछ लोग दुआ करते, कुछ तमाशा देखने। सुरभि के हाथ इतने कांप रहे थे कि लिफाफा खुल ही नहीं रहा था। माँ ने कहा, भगवान का नाम लेकर खोल बेटी। सुरभि ने आंखें बंद की। बाबूजी की सूरत, माँ के छाले, अभय की चिट्ठी, सब एक साथ आंखों के सामने घूम गए। लिफाफा फटा, नजरें दौड़ी और अचानक उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। वो वहीं ज़मीन पर बैठ गई। रुक्मणी चाची फुसफुसाई, मैं तो पहले ही कहती थी, कहाँ राजा भोज। लेकिन तभी सुरभि की कांपती आवाज़ गूंजी, माँ माँ, चैन हो गया माँ। तेरी बेटी IAS बन गई माँ, ऑल इंडिया रैंक, टॉप 100 में। दोस्तों, एक पल के लिए ऐसा सन्नाटा छाया जैसे पूरे गांव की धड़कन रुक गई हो। और फिर ऐसा शोर उठा कि पेड़ों से पंछी उड़ गए। शांति देवी वहीं आंगन की मिट्टी पर बैठ गई और दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर दहाड़े मार मार कर रोने लगी। सुन रहे हो जी, सुन रहे हो, तुम्हारी बिटिया अफसर बन गई। अरे कोई उनको तो खबर करो। बच्चों की टोली नाचने लगी। दीदी अफसर बन गई, हमारी दीदी अफसर बन गई। मास्टर रामेश्वर जी दौड़े आए और सुरभि के सिर पर हाथ रखकर बोले, बेटी आज मेरे मास्टर होने का जन्म सुधर गया। और रुक्मणी चाची, दोस्तों, उनका चेहरा देखने लायक था। हंसी वहीं जमी रह गई थी और नज़रें ज़मीन खोद रही थी। अगले दिन जिले के अखबार के पहले पन्ने पर तस्वीर छपी, पैबंद वाले सूट में सुरभि और नीचे मोटी हेडलाइन, फटे कपड़ों में इंटरव्यू देने पहुंची, दर्जी की बेटी बनी IAS। जिस हॉल ने उड़ाया था मजाक, आज वही कर रहा है सलाम। उधर विजयनगर में अभय ने जब अखबार देखा तो दुकान की सारी मिठाई मोहल्ले के बच्चों में बांट दी और अखबार की वो कतरन काट कर अपने पिताजी की तस्वीर के नीचे चिपका दी। देखिए पिताजी, आपकी पुरानी किताबों ने आज एक कलेक्टर बना दिया। लेकिन दोस्तों, उसी चिट्ठी की आखिरी लाइन ने सुरभि की खुशी पर बिजली गिरा दी थी। आपको अगले माह मसूरी एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए रिपोर्ट करना अनिवार्य है। जाने का खर्च, जरूरी सामान और सबसे बड़ी चिंता, बीमार माँ को अकेला छोड़कर जाए तो जाए कैसे। और तभी दोस्तों, इस कहानी में वो मोड़ आया जो साबित करता है कि नेकी कभी मरती नहीं, वो बस सही वक्त का इंतज़ार करती है। उसी शाम गांव में एक सफ़ेद गाड़ी आकर रुकी। उसमें से उतरे करीब 50 साल के एक सज्जन, कीमती कुर्ता, आंखों में नमी। उन्होंने पूछा, दर्जी रघुनाथ जी का घर यही है? सुरभि बाहर आए तो वो सज्जन उसे देखते ही रह गए और फिर हाथ जोड़कर बोले, बिटिया मेरा नाम धर्मचंद है, शहर में कपड़े की मिलें हैं मेरी। कल अखबार में तुम्हारी तस्वीर देखी और तुम्हारे पिता का नाम पढ़कर खुद को रोक नहीं पाया। फिर उन्होंने जो बताया उसे सुनकर पूरा गांव पत्थर हो गया। 40 साल पहले मैं इसी इलाके का एक नंगे पांव स्कूल जाने वाला अनाथ लड़का था। फीस माफ़ थी लेकिन ड्रेस नहीं थी और ड्रेस के बिना मास्टर स्कूल में घुसने नहीं देते थे। तब तुम्हारे पिता, जो खुद उस वक्त सिलाई सीख रहे थे, उन्होंने बचे हुए कपड़ों की कतरनें जोड़ जोड़ कर मेरे लिए ड्रेस सिली थी, मुफ्त में। और सिर्फ मेरे लिए नहीं, हर साल चुपचाप ऐसे 10-20 बच्चों की ड्रेस सिलते थे वो, किसी को बताते नहीं थे। उन्हीं की सिली ड्रेस पहनकर मैं स्कूल गया, पढ़ा और आज कपड़े की मिलों का मालिक हूँ। जिस आदमी ने मुझे पहला कपड़ा पहनाया, आज उसकी बेटी फटे कपड़ों में इंटरव्यू देने गई। ये पढ़कर मैं रात भर सोया नहीं बिटिया। उन्होंने एक लिफाफा और एक बड़ा सा डिब्बा आगे बढ़ाया। इसमें तुम्हारी ट्रेनिंग का पूरा खर्च है और मेरी मिल के सबसे अच्छे कपड़ों के सूट हैं, तुम्हारे नाप के, आज ही सिलवाए हैं। मना मत करना बिटिया, ये दान नहीं है, ये 40 साल पुराना कर्ज है। ब्याज समेत भी चुकाऊं तो भी कम है। सुरभि की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने कांपती आवाज़ में सिर्फ इतना कहा, बाबूजी कहते थे, नेकी कर कुएं में डाल। आज पता चला वो कुआं कभी सूखता नहीं है। और माँ की देखभाल का इंतजाम, वो जिम्मेदारी 2 लोगों ने बांट ली। मास्टर रामेश्वर जी ने कहा, शांति बहन मेरी बहन जैसी है, दवा पानी मैं देखूंगा।
और विजयनगर से आई चिट्ठी में अभय ने लिखा, आप बेफिक्र होकर जाइए। हर इतवार मैं रामपुरा आकर माँ जी की दवाइयाँ और हालचाल देखकर आपको चिट्ठी लिखूँगा। किताबों वाले का वादा है और किताबों वाले वादे से नहीं मुकरते। दोस्तों, जो लड़का अभी रिश्ते में कुछ भी नहीं लगता था, वो फ़र्ज में सब कुछ निभा रहा था। इसे कहते हैं मोहब्बत की सबसे ऊंची शक्ल, जो मांगती कुछ नहीं बस संभालती है। मसूरी की एकेडमी, पहाड़ों के बीच बादलों को छूती इमारतें, देश भर से आए ट्रेनी अफसर, कोई आईआईटी से, कोई विदेश से। पहले दिन परिचय हुआ। माई सेल्फ आर्यन, दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉपर। आई एम श्रेया, मास्टर्स फ्रॉम लंदन। फिर सुरभि खड़ी हुई, सादा सूती सूट, वही चोटी। मेरा नाम सुरभि है, रामपुरा गांव से हूँ, सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ और मेरे पिताजी दर्जी थे। पीछे से फुसफुसाहट, अरे ये तो वही है अखबार वाले, पैबंद वाली मैडम। दबी दबी हंसी फैली। लेकिन इस बार दोस्तों सुरभि रुकी नहीं। उसने मुस्कुराकर पूरे हॉल की तरफ देखा और कहा, जी हाँ, मैं वही हूँ, पैबंद वाली, और मुझे इस नाम पर फ़क्र है क्योंकि पैबंद वो लगाता है जो टूटने के बाद भी जुड़ना जानता है। ज़िंदगी में आप सबको भी कभी ना कभी पैबंद लगाने पड़ेंगे। काश तब आपके हाथ भी ना कांपें। तालियों से हॉल गूंज उठा। ट्रेनिंग डायरेक्टर ने मुस्कुराकर सिर्फ 2 शब्द कहे, वेरी गुड। ट्रेनिंग के दिन आसान नहीं थे। सुबह 4 बजे की दौड़, घुड़सवारी, प्रेजेंटेशन और सुरभि की सबसे बड़ी दीवार अंग्रेजी। शुरुआत में शब्द अटकते, जुबान लड़खड़ाती और कुछ लोग मुंह दबाकर हंसते, लेकिन सुरभि ने वही किया जो जिंदगी भर किया था। रात में जब सब सो जाते, वो लाइब्रेरी में बैठकर अंग्रेजी के अखबार ज़ोर ज़ोर से पढ़ती, शीशे के सामने बोलने की प्रैक्टिस करती और हर इतवार अभय की चिट्ठी आती, माँ की सेहत की पूरी रिपोर्ट, गांव की खबरें और आखिर में एक लाइन जो सुरभि की पूरे हफ्ते की थकान उतार देती, पहाड़ों पर ठंड ज़्यादा है, अपना ख्याल रखिएगा। यहाँ मैदान में एक इंसान है जिसकी दुआओं का कंबल हमेशा आपके साथ है। 6 महीने बाद एकेडमी के सबसे बड़े हॉल में फाइनल प्रेजेंटेशन था। विषय ग्रामीण भारत की असली ज़रूरत। सुरभि स्टेज पर चढ़ी तो पीछे से आवाज़ आई, अब गांव वाली अंग्रेजी बोलेगी। सुरभि ने माइक संभाला और पहले 5 वाक्य ऐसी सधी हुई अंग्रेजी में बोले कि हंसने वालों के चेहरे उतर गए। फिर वो रुकी, मुस्कुराई और बोली, और अब बाकी बात मैं हिंदी में कहूँगी क्योंकि जिस भारत की बात मैं करने जा रही हूँ वो भारत हिंदी में रोता है और हिंदी में ही सपने देखता है। उसने गांव के टूटे स्कूल की बात की, अस्पताल की लाइन में दम तोड़ती माँओं की बात की और आखिर में कहा, गरीब को दया नहीं चाहिए साहब, गरीब को दरवाज़ा चाहिए। दया झुकाती है, दरवाज़ा उठाता है। पूरा हॉल खड़ा होकर तालियां बजा रहा था और सबसे आगे खड़े होकर ताली बजाने वाला वही आर्यन था जो पहले दिन हंसा था। बाद में उसने आकर कहा, आई एम सॉरी सुरभि, हमने कपड़े देखे, इंसान नहीं देखा। सुरभि मुस्कुराई, कोई बात नहीं, ये गलती करने वाले तुम पहले नहीं हो, बस आखिरी बन जाओ, यही काफ़ी है। पासिंग आउट परेड के दिन दोस्तों मैदान तिरंगे की रोशनी में नहा हुआ था और दर्शकों की पहली कतार में व्हील चेयर पर बैठी थी शांति देवी। इलाज से सेहत संभली थी और उन्हें मसूरी तक लेकर आया था अभय। जब नाम पुकारा गया, सुरभि IAS, और उसके कंधे पर सितारे लगे तो शांति देवी व्हील चेयर से उठ खड़ी हुई, कांपते हाथों से ताली बजाती। रोती हुई माँ और परेड करती बेटी की नज़रें जब माँ से मिली तो उसने कदम ताल करते हुए ही होठों से कहा, ये सितारे तेरे छालों के हैं माँ। उस दिन आसमान में बादल भी थे, शायद बाबूजी भी ऊपर से देख रहे थे। कुछ महीनों बाद सुरभि की पहली पोस्टिंग हुई और किस्मत देखिए दोस्तों, उसी जिले में जिसमें उसका अपना गांव रामपुरा आता था। जिस दिन नई कलेक्टर के आने की खबर अखबार में छपी, पूरा जिला उमड़ पड़ा और जब सरकारी गाड़ी रामपुरा की उसी कच्ची सड़क पर रुकी जिस पर कभी एक लड़की टूटी चप्पल घसीटते हुए ताने सुनती चलती थी, तो नज़ारा देखने लायक था। मुखिया जी हाथ जोड़े खड़े थे,
वही लड़के जो बस में हंसे थे, फूल मालाएं लिए खड़े थे और सबसे आगे नजरें झुकाए खड़ी थी रुक्मणी चाची। सुरभि गाड़ी से उतरी, वर्दी जैसी साड़ी, कंधे पर जिम्मेदारी और चेहरे पर वही पुरानी सादगी। रुक्मणी चाची कांपते हाथों से पैर छूने झुकी। बिटिया मुझे माफ़ कर दे, मैंने बहुत ताने। सुरभि ने उन्हें कंधों से पकड़कर उठा लिया। चाची पैर मत छूइए, आप बड़ी हैं और माफ़ी किस बात की। सच कहूँ तो आपके तानों का भी शुक्रिया। जिस रात नींद आने लगती थी, आपके ताने याद करके फिर किताब खोल लेती थी। पूरा गांव हंस पड़ा और रुक्मणी चाची रोते रोते हंस दी। फिर सुरभि ने कहा, चाची आपकी बिटिया गुंजन पढ़ने में तेज़ थी ना, स्कूल क्यों छुड़वा दिया। चाची की नज़रें झुक गई। फीस किताबें कहाँ से लाते बिटिया। सुरभि ने उसी वक्त ऐलान किया, कल से गुंजन स्कूल जाएगी। और सिर्फ गुंजन नहीं, इस जिले में अब पैसों की वजह से एक भी बच्चे की पढ़ाई नहीं छूटेगी। ये कलेक्टर का वादा नहीं, एक दर्जी की बेटी का वादा है। और फिर काम शुरू हुआ दोस्तों। वो टूटा स्कूल जिसकी दीवारों से सुरभि ने का कहरा सीखा था, 6 महीने में जिले का सबसे अच्छा स्कूल बना। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर आए, दवाइयाँ आई, गरीब बेटियों के लिए रघुनाथ छात्रवृत्ति योजना शुरू हुई। और एक खास काम, सुरभि ने अपने पिता की उसी पुरानी सिलाई मशीन को गांव के बीचों बीच बने एक नए केंद्र में स्थापित करवाया, जिसका नाम रखा रघुनाथ सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, जहां गांव की गरीब औरतें मुफ्त में सिलाई सीखती और अपने पैरों पर खड़ी होती। उद्घाटन के दिन शांति देवी ने फीता काटा और उस मशीन पर हाथ फेरकर बोली, देख रहे हो जी, तुम्हारी मशीन अब पूरे गांव की किस्मत सिलेगी। अब दोस्तों, कहानी का वो पल जिसका इंतज़ार आप भी कर रहे हैं। एक शाम कलेक्टर ऑफिस में गार्ड ने आकर कहा, मैडम बाहर कोई मिलने आया है। कहता है पुरानी किताबों का उधार वसूलने आया हूँ। सुरभि फाइल छोड़कर ऐसी दौड़ी कि पूरा स्टाफ देखता रह गया। गेट पर वही खड़ा था, सादी सफ़ेद शर्ट, हाथ में किताबों का बंडल, अभय। सुरभि की आंखें भर आई। इतने महीने चिट्ठियाँ भी कम हो गई थी, कहाँ थे आप। अभय मुस्कुराया, सोचा था अब आप बड़ी अफसर हैं, एक किताब वाले का क्या काम आपकी दुनिया में। फिर पिताजी की एक बात याद आई, किताबें और सच्चे लोग दोनों को कभी खुद से दूर मत करना। फिर उसने बंडल से वही पुरानी किताब निकाली, वही जिसके पन्ना 121 पर पता लिखा था, और बोला, उधार वसूलने आया हूँ मैडम, लेकिन पैसों का नहीं। उसने कांपते हाथों से किताब खोली। पन्ना 121 पर अब पते के नीचे एक नई लाइन लिखी थी, क्या एक किताब वाला एक कलेक्टर से उसकी ज़िंदगी भर की सोहबत मांग सकता है। मंजूर हो तो इस पन्ने को मोड़ देना, ना मंजूर हो तो भी ये किताब वाला ज़िंदगी भर आपकी जीत पर मिठाई बांटता रहेगा। सुरभि ने आंसुओं से भीगी आंखों से उसे देखा और धीरे से वो पन्ना मोड़ दिया। फिर बोली, एक शर्त है, शादी उसी घर के आंगन में होगी, बाबूजी की मशीन के सामने, और मेरा जोड़ा किसी दुकान से नहीं आएगा, मैं खुद सिलूँगी उसी मशीन पर। और दोस्तों, कुछ महीनों बाद रामपुरा के उस छोटे से आंगन में वो शादी हुई जिसमें जिले की कलेक्टर दुल्हन बनी बैठी थी। अपने ही हाथों से सिले जोड़े में बारात में सेठ धर्मचंद भी थे, मास्टर रामेश्वर जी भी, एकेडमी के साथी भी और पूरा गांव भी। शांति देवी ने जब बेटी दामाद को आशीर्वाद दिया तो आसमान की तरफ देखकर बोली, जी बिटिया की डोली भी उठ गई और डोली से पहले उसका नाम भी उठ गया, अब मैं चैन से जी सकती हूँ। और विदाई के वक्त सुरभि दौड़कर उस सिलाई मशीन के पास गई, उस पर माथा टेका और बोली, बाबूजी आपकी सुई ने कपड़े जोड़े थे, आपकी बेटी ने किस्मतें जोड़ दी, खटखट चलती रहेगी बाबूजी, वादा है। तो दोस्तों, ये थी कहानी सुरभि की, उस लड़की की जिसके कपड़ों पर पैबंद थे लेकिन सपनों पर एक भी सिलवट नहीं थी। इस कहानी से हमें 3 बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, लोग आपके कपड़े देखकर हंसेंगे, आपकी हालत देखकर ताने देंगे, लेकिन याद रखिए दुनिया की हंसी की उम्र बहुत छोटी होती है और मेहनत की उम्र बहुत लंबी। दूसरी,
नेकी कभी बेकार नहीं जाती। रघुनाथ दर्जी ने 40 साल पहले जो ड्रेस मुफ्त सिली थी वो एक दिन उनकी बेटी की तकदीर बनकर लौटी। और तीसरी, सच्चा साथी वो नहीं जो आपकी जीत पर तालियां बजाए, सच्चा साथी वो है जो आपकी टूटी चप्पल जोड़ते वक्त भी आपकी आंखों में कलेक्टर देख ले। अब दोस्तों, आपसे एक सवाल, अगर आप सुरभि की जगह होते, जब पूरा हॉल आपके फटे कपड़ों पर हंस रहा होता, जेब में गिनती के पैसे होते और घर में बीमार माँ होती, तो क्या आप भी डटे रहते या हालात के आगे झुक जाते? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि हो सकता है आपका एक कमेंट किसी टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा होने की ताकत दे दे। और ये भी ज़रूर लिखिएगा कि कहानी का कौन सा पल आपकी आंखें नम कर गया। पैबंद वाला जवाब, माँ का रोना या पन्ना 121। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल संगीता कहानी कैप्सूल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं हूँ आपकी अपनी संगीता। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए जज्बात के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।